साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि अभी हम इम्यूनोलॉजी को डिटेल में कवर कर रहे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग अब हम नेक्स्ट पार्ट की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो जैसा कि हमने बहुत पार्ट को कवर कर लिया, बेसिकली हमने इन्नेट इम्यूनिटी को समझा, एडाप्टिव में भी हम आगे बढ़ चुके हैं और एक तरह से हमने इन्नेट और एडाप्टिव के क्लासिफिकेशन को पूरा समझ लिया है। तो अब हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं, वो है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कैसे आता है, ठीक है? तो इन चीज़ों पर अब हम देखेंगे। तो जैसा कि अभी तक आपको ये पता चल चुका है, बिलियंस ऑफ द बी सेल्स सर्वाइव द टेस्ट ऑफ क्लोनल डिलीशन एंड आर रिलीज्ड फ्रॉम द बोन मैरो टू द सर्कुलेशन। बी सेल्स आर द बेसिस ऑफ ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो आपको मैंने बता रखा है, ठीक है, कि ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स में बी सेल्स काम करती हैं और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्लोनल डिलीशन का मतलब ये है कि चाहे वो मैं यहाँ पे एक बार फिर से क्लैरिफ़ाई कर देता हूँ, चाहे वो आपकी बी सेल्स हों, ठीक है? या टी सेल्स हों, ठीक है? तो इम्यून सेल्स की जो सबसे स्पेसिफ़िक प्रॉपर्टी थी, वो ये है कि खुद पर अटैक नहीं करना है, ठीक है? मतलब सेल्फ और नॉन सेल्फ में आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं भूलना है, ठीक है? अगर ये चीज़ें भूल जाती हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्लोनल डिलीशन एक प्रोसेस हमने पढ़ा, ठीक है? जहाँ पे क्या किया जाता है, अगर सिस्टम को ये पता चल गया कि कोई एक सेल्स है जो अपने ही सेल्स पे कार्य कर रही है, मतलब उसको ही एज़ अ फॉरेन डिटेक्ट कर रही है, तो इस सेल्स को हम निष्क्रिय कर देते हैं, इस सेल्स को हम क्लोनल डिलीशन कहते हैं। तो ये समझ सकते हैं कि ये जो स्टेप होता है, ये एक तरीके का क्या है आपका चेक पॉइंट है, ठीक है? जैसे आप सेल साइकिल में चेक पॉइंट पढ़ते हैं, तो वैसे ये क्या है, चेक पॉइंट है। तो जब यहाँ से सेल अच्छे से गुज़र जाती हैं कि अब उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने बार-बार स्टडी किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सम बी सेल डेवलप इनटू द प्लाज्मा सेल्स। ऑब्वियस सी बात है, बी सेल बिगिन बाय मेकिंग अ रिसेप्टर प्रोटीन उनके सेल सरफेस पे होते हैं। इसके बाद बी सेल इज एक्टिवेटेड बाय एंटीजन बाइंडिंग टू इट रिसेप्टर। जैसे ही एंटीजन आके बाइंड करेगा, इट गिव राइजेस टू क्लोन ऑफ द प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल। हमेशा यही बनेगा, प्लाज्मा को ही हम इफेक्टर बोलते हैं, ठीक है? तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इफेक्टर बी सेल्स क्या एंटीबॉडी सिक्रीट करती हैं, तो आप सोचो कि नहीं-नहीं प्लाज़्मा ही करती हैं, तो छोड़ के चले आओ। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। एंटीबॉडी सिक्रीट कहाँ पर होती हैं? ब्लड स्ट्रीम में होती हैं। इसके अलावा नाइव सेल्स के बारे में हमने जान लिया था कि जो कभी एंटीजन से एक्सपोज़ नहीं होती हैं, उनको हम नाइव सेल्स बोलते हैं। टू डेवलप इंटू एन एंटीबॉडी सिक्रीटिंग प्लाज़्मा सेल, हेल्पर टी सेल्स जो होगी वो उसकी हेल्प करेगी। द डिवीज़न एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द बी सेल स्टिमुलेटेड बाय द केमिकल सिग्नल्स होते हैं जो हेल्पर सेल्स सिक्रीट करती हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया है। हेल्पर सेल्स जो होती हैं वो हमेशा नाम में ही लिखा हुआ है हेल्प, तो यानी कि वो इस प्रोसेस के लिए हेल्प करती हैं। और जो मैं बार-बार यहाँ पे आपको बोल रहा था, यहाँ पे मैं इसको अच्छे से अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है? उस बात का ज़िक्र एक बार फिर से हो गया है, बी सेल आल्सो फंक्शन एज़ ए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का कार्य करती हैं। तो एपीसी के बारे में मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे रखा है, बीएमडी आप याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इसके बाद प्लाज्मा सेल डेवलप द नंबर ऑफ राइबोसोम एंड द अमाउंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन देयर साइटोप्लाज्म इंक्रीज ग्रेटली। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई भी सेल्स का डेवलप होगा, आप यहाँ पे इसको इम्यूनोलॉजी से मत लीजिए, ठीक है? ये एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है कि प्लाज्मा सेल जब डेवलप करेगा या वो सिक्रीट कर रहा होगा, तो क्या होगा भाई, उसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। सेल्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है? प्रोटीन चाहिए होता है। प्रोटीन कहाँ से आएगा? राइबोसोम से आएगा या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें हेल्प करता है। तो क्या होता है, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व होता है, मैं यहाँ पे एक बार आपको वापस से रिकॉल करा देता हूँ। जो आपका ईआर होता है, वो 2 टाइप के होते हैं ना, एक स्मूथ ईआर होता है और एक रफ ईआर होता है। तो रफ ईआर जो होता है, वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ठीक है? उसमें पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि इसकी सरफेस पे क्या लगा होता है, इसके सरफेस पे ईआर पे राइबोसोम अटैच होते हैं। और स्मूथ ईआर जो होता है, ये स्टेरॉइड की सिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व होता है या लिपिड की सिंथेसिस करता है, ठीक है? तो ख़ैर ये सब आप सेल में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो इतने पॉइंट को जो मैंने बताया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? ये आपको एग्ज़ाम में कहीं न कहीं मिल जाएगा और ख़ास तौर से स्मूथ ईआर बहुत पूछा जाता है, जो लिपिड की बायोसिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व होता है, ठीक है? तो यही बात यहाँ पे बताई गई है। These increases allow the cell to synthesis and secrete large amount of antibody protein। ठीक है? और यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि अप टू 2000 पर सेकंड आप देख सकते हैं।
ठीक है। ऑल द प्लाज्मा सेल अराइजेस फ्रॉम अ गिवन बी सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडी दैट आर स्पेसिफिक फॉर द एंटीजन दैट ओरिजिनली बाउंड टू द पेरेंट बी सेल। तो अब यहाँ पर आपको क्लियर हो गया है। अब डिफरेंट एंटीबॉडी शेयर अ कॉमन स्ट्रक्चर। तो अब हम यहाँ पे एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं एंटीबॉडी बिलोंग टू ए क्लास ऑफ ए प्रोटीन इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन में मैंने आपको बता रखा है, एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ। ये जो आपकी मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जो आपकी प्लाज़्मा सेल्स होती है, ठीक है? उसके में जब आप कंटेंट में जाएँगे ना, तो वहाँ पे क्या होता है प्रोटीन्स पार्ट होते हैं, ठीक है? उस प्रोटीन पार्ट में 3 टाइप की प्रोटीन होती है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक होती है फाइब फाइब्रिनोजेन होता है, ठीक है? एक आपका एल्ब्यूमिन होता है, ठीक है? और एक होता है आपका ग्लोबुलिन होता है, ठीक है? सबके अपने फंक्शन होते हैं, फाइब्रिनोजेन से आप फ़ैमिलियर होंगे, ठीक है? ये बेसिकली क्या करता है, ये आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है? ये ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करता है, एल्ब्यूमिन जो होता है वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ठीक है? ब्लड प्रेशर में इसका रोल होता है एल्ब्यूमिन का, ठीक है? और ये बहुत सारे प्रोटीन से बाइंड करके उनको ट्रांसपोर्ट भी करने में कार्य करता है और ग्लोबुलिन जो होते हैं इसके 3 फैमिली होती है, अल्फा होता है, बीटा होता है और गामा होता है। बेसिकली ये इम्यूनोलॉजिकल रोल प्ले करते हैं, ठीक है? इम्यूनोलॉजिकल रोल प्ले करते हैं और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका ग्लोबुलिन होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, वो कौन-सा होता है? वो गामा ग्लोबुलिन फैमिली में आता है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है? तो ये ब्लड प्रेशर वगैरह के लिए हो जाता है या ऑस्मोटिक प्रेशर भी आप बोल सकते हैं। तो ख़ैर ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो गई है, ठीक है? जो कि नोट डाउन करते चलिएगा। इसके बाद बहुत सारी टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन होती हैं, बट ऑल कंटेन इन टेट्रामर, ठीक है? एंटीबॉडी जो होती है वो आपका टेट्रामर होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, H2L2 ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है? इन ईच इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल दीज़ आर पॉली 2 ऑफ दीज पॉलीपेप्टाइड को हम लाइट चेन बोलते हैं और 2 को हेवी चेन बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ठीक है? बाकी यहाँ पे आप डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बने हुए हैं, वो आप देख सकते हैं, ठीक है? जैसे कि ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, डिटेल में अगर आप जाएँगे, तो आपको यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो दिख रहा है, यहाँ पे सल्फ़ाइड लिंकेज है, डाइसल्फ़ाइड बॉन्ड होता है, ये आपको याद रखना है। ये आपका वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है, जो आपको क्लियर दिख रहा है। ये वेरिएबल रीजन होता है, जहाँ पे एंटीजन आके बाइंड करता है, ठीक है? यहाँ से ये कांस्टेंट रीजन होता है, ठीक है? तो कांस्टेंट रीजन इस तरीके से रन करते हैं, वेरिएबल रीजन पे ही एंटीबॉडी आके बाइंड करते हैं, ये आपको याद रखना है, कांस्टेंट रीजन होता है, ठीक है? डाइसल्फ़ाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। 2 हैवी 2 लाइट चेन हो जाते हैं, ठीक है? और एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स इन्हीं को ही बोलते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये जनरल अभी एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को हमने देख लिया है, ठीक है? अब इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वही बात बोली गई है, तो कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है यहाँ पे। इसके बाद अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है डाइसल्फ़ाइड बॉन्ड होल्ड द चेन टुगेदर, तो होल्ड करने के काम आते हैं यहाँ पे और डाइसल्फ़ाइड बॉन्ड कौन-सा बॉन्ड होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप बॉन्डिंग के आधार पे जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, तो हम उसको या तो कोवेलेंट पढ़ते हैं और या नॉन कोवेलेंट होते हैं, ठीक है? तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इसको चेक कीजिएगा कि डाइसल्फ़ाइड लिंकेज जो होता है या डाइसल्फ़ाइड बॉन्ड होता है, ये आपका क्या है? ठीक है? तो ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, बाकी तो मैं आपको इसको बता ही दूँगा, ठीक है? और मेरी आशा है कि आपको पता भी होगा। ठीक है? तो ईच पॉलीपेप्टाइड कंटेन हैज़ a constant and variable. The amino acid sequence of the constant region are similar among the immunoglobulin. They determine the destination and function, the class of each immunoglobulin. तो क्लास कौन डिसाइड करता है एंटीबॉडी की? कांस्टेंट रीजन डिसाइड करते हैं। तो सी फॉर क्लास, सी फॉर कांस्टेंट, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और जो वेरिएबल रीजन्स होते हैं वो अमाइनो एसिड के सीक्वेंस जो होते हैं यहाँ पे डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आपको एंटीजन से बाइंड करना है, तो एंटीजन आपका क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो जो यहाँ पे अमाइनो एसिड्स होने चाहिए वो डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि अगर एक तरीके का अमाइनो एसिड अगर आप इस पे लगा देते हैं, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो अगर आप यहाँ पे सपोज़ दैट अगर आपने एक तरीके का एंटीबॉडी अगर आप इस पे लगा देंगे, ठीक है? तो क्या होगा? मान लीजिए कि अगर आपने
पोलर लगा दिया, एक तरफ पोलर ही पोलर है, पोलर ही पोलर है। तो मान लीजिए कि कोई और तरीके का होगा तो कैसे बाइंड करेगा? तो इसीलिए यहाँ पे वेरिएशन होना चाहिए, वेरिएबल रीजन की अगर हम बात करें, तो वेरिएबल रीजन पे वेरिएशन होना चाहिए, पोलर भी हो, नॉन पोलर भी हो, ठीक है? हाइड्रोफोबिक हो, फिलिक हो, मतलब जितने भी आपके तरीके हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें होने चाहिए, ठीक है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, सॉरी, ये दिस वन, ठीक है? इसके बाद वेरिएबल रीजन हो गई, द थ्री डायमेंशनल एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, ये भी मैंने आपको बता दिया है। एंटीजन हमेशा थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, डिटरमाइंड बाय देयर सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड रिस्पांसिबल फॉर एंटीबॉडी स्पेसिफिसिटी। तो ये सारी बातें आपको पता हो जानी चाहिए। द टू एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑन ईच इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूलर आइडेंटिकल मेकिंग द एंटीबॉडी बाईवैलेंट। बेसिकली क्या होता है, दोनों, बेसिकली जो आपका एंटीबॉडी होता है वो आपका बाईवैलेंट होता है, क्योंकि उसमें दो बाइंडिंग साइट्स होती हैं। दिस एबिलिटी टू बाइंड टू एंटीजन मॉलिक्यूल एट वंस, एक साथ वो दो एंटीजन पे बाइंड कर सकता है, ठीक है? तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस फिगर को अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ पे बाइंड करेगा, एक यहाँ पे बाइंड करेगा, ठीक है? तो एक साथ वो 2 एंटीजन पे तो बाइंड कर जाएगा ना। मान लीजिए एक यहाँ पे इसने बाइंड किया, एक यहाँ पे इसने बाइंड किया, ठीक है? तो वही बात यहाँ पे बताई गई है, ठीक है? इसके बाद अलोंग विद द एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल एपिटोप ऑन ईच एंटीजन परमिट एंटीबॉडी टू फॉर्म लार्ज कॉम्प्लेक्स, ठीक है? वन एंटीबॉडी माइट बाइंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द एंटीजन। अनदर एंटीबॉडी माइट बाइंड टू द सेम एंटीजन। तो ये सारी इनकी प्रॉपर्टी होती है, वो कई एंटीजन से भी बाइंड कर सकते हैं और किसी भी और एंटीजन से बाइंड नहीं कर सकते हैं। ए थर्ड एंटीबॉडी में बाइंड वन ऑफ द एंटीजन मॉलिक्यूल, जो कि उससे बाइंड किया होगा। तो इस तरीके से पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। दिस बाइंडिंग ऑफ मल्टीपल एंटीजन एंड मल्टीपल एंटीबॉडी रिजल्ट इन ए लार्ज कॉम्प्लेक्स दैट आर इजी टू टारगेट फॉर इंजेक्शन एंड फैगोसाइटोसिस। ऑब्वियस सी बात है, मतलब इन पे टैग लगा देना एक तरीके से, जिससे क्या होगा कि वो फैगोसाइटोसिस के लिए प्रोन हो जाएंगी। अब हम यहाँ पे छोटा-सा पार्ट देखते हैं, 5 क्लास ऑफ एंटीबॉडी कौन-कौन सी होती है। व्हाइल द वेरिएबल रीजन जो होते हैं वो इसके स्पेसिफिसिटी के लिए होते हैं। कांस्टेंट रीजन ऑफ द हैवी चेन, ये आपको याद रखना है, ठीक है? पहली बात तो कांस्टेंट रीजन डिसाइड करता है, और कांस्टेंट रीजन में कौन-सा? तो हैवी चेन जो होते हैं, वो डिसाइड करते हैं एंटीबॉडी की क्लास को। तो ये इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखना है, ठीक है? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कांस्टेंट रीजन ऑफ द हैवी चेन डिटरमाइन द क्लास ऑफ द एंटीबॉडी। फॉर एग्जांपल, वेदर इट विल बी एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन रिसेप्टर या सॉल्युबल होगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें वो डिसाइड करते हैं। द 5 इम्यूनोग्लोबिन की क्लास है, 5 इम्यूनोग्लोबिन है। मोस्ट अबंडेंट आपको याद रखना है, ये सारी बातें हम देख चुके हैं, वापस से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आईजीजी होता है जो सबसे ज़्यादा होता है, 80% होता है। दे आर मेड इन ग्रेटेस्ट क्वांटिटी ड्यूरिंग अ सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है? तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के समय सबसे ज़्यादा आईजीजी बनता है, पहले आईजीएम बनता है। आईजीजी मॉलिक्यूल डिफेंड द बॉडी इन सेवरल वे, फॉर एग्जांपल आफ्टर सम आईजी मॉलिक्यूल बाइंड टू एंटीजन, मतलब ये फैगोसिटिक में हेल्प करते हैं, ठीक है? ऑप्सोनाइज़ेशन करते हैं। द अटैचमेंट परमिट द मैक्रोफॉज टू डिस्ट्रॉय द एंटीजन। तो ये सिंपल इन्फॉर्मेशन है जो हम आगे आपको देख चुके हैं, ठीक है? ये एक चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट को आप अच्छे से रिकॉल कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या आपको ध्यान रखना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखना है, जनरल स्ट्रक्चर जो होता है, आईजीएम जो होता है वो आपका पेंटामर होता है, ठीक है? मतलब ये पेंटामेर के फॉर्म में होता है। लोकेशन कहाँ पर होगा? सरफेस ऑफ द बी सेल्स पे सभी पाए जाएँगे। एंटीजन रिसेप्टर ऑन बी सेल मेम्ब्रेन, फर्स्ट क्लास ऑफ एंटीबॉडी रिलीज्ड बाय बी सेल ड्यूरिंग प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है? तो पी फॉर प्राइमरी, पी फॉर पेंटामर, और पेंटामर को ले जाके एम से कर दीजिएगा। तो ये जो होती है, ये आपकी पहली एंटीबॉडी रिलीज़ होती है। इसके अलावा ये बढ़िया एग्लूटिनेशन करता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसके पास बहुत सारी बाइंडिंग साइट्स होती हैं। इसके अलावा जहाँ-जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिले, ऐसे चार्ट्स मिलें, आपको नहीं समझ में आता, आप गूगल पे कर लीजिए, इनकी प्रॉपर्टी को नोट डाउन कीजिए, ठीक है? और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ से ये भी क्लियर कर देता हूँ कि इस चैनल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बट मैं आपको कभी अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाऊँगा, ठीक है? यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें छोड़ देता हूँ और वो आपके लिए है कि आप उसको सर्च कीजिए, समझिए, ताकि वो आपके लिए ही फ्रूटफुल हो, ताकि आप सीखना समझिए कि कल को अगर आप कहीं पर अच्छी जगह जाते हैं, तो कैसे आप चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। तो यहाँ पे आपको स्पून फीडिंग नहीं कराई जाएगी, ठीक है? तो कुछ चीज़ें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता तो मैं इसमें लगा सकता था साइड में फिगर, बट
आपको ये मेरे तरफ से होमवर्क है, अगर आपको नहीं समझ में आता है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर मैं इस चीज़ को कहाँ से सर्च करूँ, कहाँ पे मुझे मिलेगा, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूँगा। बट यहाँ पे आपको स्पून फीडिंग नहीं मिलेगी, ठीक है? तो मैं आज यहाँ पे आपको इस माध्यम से क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट बात हो गई है। इसके बाद आईजीजी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि मोनोमर होता है, सबसे ज़्यादा होती है, मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी आपको पता चल गया। प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा, पैसिव इम्यूनाइज़ेशन देगा। अब पैसिव और एक्टिव की स्टोरी भी मैंने आपको बता रखी है। एक्टिव का मतलब होता है कि आपने उसके लिए पहले रोग से ग्रसित हुए। जैसे आप कभी पढ़ते नहीं है कि अगर हम इसको सरल भाषा में इस तरीके से समझा दें, जैसे अगर आपने पंप वगैरह पढ़ा होगा ना, प्रोटॉन पंप्स पढ़े होंगे या ट्रांसपोर्टर पढ़े होंगे, तो वहाँ पे आपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा होगा, ठीक है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा होगा और आपने एक पढ़ा होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है? तो एक्टिव में क्या हो रहा था, ए फॉर एक्टिव, ए फॉर एटीपी। यहाँ पे एटीपी क्या होती है? कंज़्यूम होती है, खर्च होती है। तो यहाँ से लगा लीजिए यानी कि आपकी एटीपी खर्च हुई तब आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ। यानी कि आपने कुछ खर्चा किया, एनर्जी खर्चा किया और पैसिव में तो नहीं हो रहा था ना, तो वही बात को यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए कि जो आपकी क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो होगा वो एक्टिव इम्यूनिटी भाई आपको बनी बनाई जब एंटीबॉडी मिल गई तो आपका वो रिस्पॉन्स कैसा हुआ? पैसिव इम्यूनाइजेशन ही तो हुआ। इसके अलावा आईजीजी ऑप्सोनाइजेशन करता है, ये बार-बार मैं बता चुका हूँ। इसके बाद आईजीडी जो होता है ये आपका मोनोमर के फॉर्म में होता है, सरफेस ऑफ द बी सेल पे लगा होता है, हालाँकि इसका कोई बहुत विशेष फंक्शन अभी तक नोन नहीं है, ठीक है? ये मैच्योर बी सेल्स के सरफेस पे पाया जाता है, ये आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट होता है बी सेल एक्टिवेशन में। और आईजीए ये इम्पोर्टेंट एंटीबॉडी है जो डाइमर के फॉर्म में होता है, सलाइवा, टीयर, मिल्क एंड अदर बॉडी सिक्रीशन। ये आपको याद ही रखना है, चाहे कोई आपसे आधी रात को पूछे तो भी आपको ये याद रखना है, ठीक है? प्रोटेक्ट म्यूकोसल सरफेस एंड प्रिवेंट अटैचमेंट टू पैथोजन। इसमें एक चीज़ जो नहीं लिखा है वो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और वो मैंने इसके पहले भी आपको बताया है, ठीक है? वो इम्पोर्टेंट चीज़ है आईजीए जो होता है, ये आपके वेजाइनल फ्लूइड में भी पाया जाता है। ठीक है? या जितने भी आपके सेक्रेटरी सब्सटेंस होते हैं, उन सब में आईजीए जो होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई। इसके अलावा आईजीई आपको याद रखना है, ये भी आपका मोनोमर होता है, ठीक है? सिक्रीटेड बाय प्लाज्मा सेल इन स्किन टिश्यू तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में इनका पूरा रोल आपको बता दिया है। पैरासिटिक इन्फेक्शन में आपको बता दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको आप याद रखिएगा, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई है और तो यहाँ तक आपको सारी स्टोरी क्लियर हो गई होगी, ठीक है? अब हम यहाँ पे जो छोटी-सी इम्पोर्टेंट पार्ट कवर करने वाले हैं, वो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है? बहुत टाइम नहीं लगेगा, छोटी-सी चीज़ें हैं, इसको भी हम यहीं पर कवर कर लेते हैं, ठीक है? तो monoclonal antibody have many uses. ठीक है? The specificity of antibody suggested to scientists that they might be useful for detecting specific substance. ठीक है? तो होता क्या है कि मान लीजिए कि आपको किसी को एस्ट्रोजन के लेवल को मेज़र करना है, जो कि इस पूरे पैराग्राफ में लिखा है, तो नॉर्मल मेथड उतने सफिशिएंट नहीं होते हैं, तो हमें क्या चाहिए? हमें कोई एक मोस्ट सेंसिटिव मेथड चाहिए होता है, ठीक है? सेंसिटिव का मेथड होता है कि वो उसको रिकॉग्नाइज़ कर सके, ठीक है? तो इसके लिए जो आपका सेंसिटिव मेथड होना चाहिए वो आपका एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो सकता है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स टू कॉम्प्लेक्स एंटीजन जो होता है बेसिकली जो आपका नॉर्मल रिस्पॉन्स आता है वो आपका पॉलीक्लोनल होता है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप सरल भाषा में समझे तो बहुत सारे एंटीजन आ रहे हैं या आपको सिस्टम क्या करता है वो पॉलीक्लोनल उसके बहुत सारे एंटीजेनिक पार्ट होंगे। मान लीजिए कि एक ही एंटीजन है, मान लीजिए कि कोई एक सब्सटेंस है, लेकिन उसके जो एंटीजेनिक एपिटोप्स होंगे वो ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे खाँचे के भी हो सकते हैं, इस तरीके के भी हो सकते हैं, इस तरीके के भी हो सकते हैं। तो जो सिस्टम आपकी होती है वो जो एंटीबॉडी सिक्रीट करती है वो पॉलीक्लोनल सिक्रीट करती है कि मतलब हमको उसको मान लीजिए कि हमें समझ लीजिए अगर आप इस तरीके से समझें कि ह्यूमन मान लीजिए मनुष्य है, ठीक है? अब ये मनुष्य जो है वो राम भी है, श्याम भी है और क्या है? हनुमान भी है, किसी को भी आप एक्स वाई जेड ले लीजिए, ठीक है? तो जो आपकी इम्यूनिटी कार्य करती है, तो वो जो एंटीबॉडी सिक्रीट करती है, वो ह्यूमन के खिलाफ करती है, टारगेट करके कि हमको ह्यूमन को किल कर देना है, ठीक है? अब उसमें अगर ह्यूमन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएँगे, तो उसमें राम भी किल कर दिए जाएँगे, श्याम भी किल कर दिए जाएँगे और ये भी किल कर दिए जाएँगे। लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक काम करना है कि आपको श्याम को ही केवल आइसोलेट करना है और इनसे इनसे आपको नहीं मतलब है,
तब क्या करना होगा? तब आपको श्याम के खिलाफ स्पेसिफिक कार्य करना होगा और उसके लिए जो आपको एंटीबॉडी चाहिए होगी वो मोनोक्लोनल होनी चाहिए, ठीक है? तो ये आप ईज़ी वे में आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ से मतलब आपको क्लियर हो गया होगा पॉलीक्लोनल मोनोक्लोनल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है, मोस्ट एंटीजन कैरी मैनी डिफरेंट एंटीजन डिटर्मिनेंट एंड विल प्रोड्यूस अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडी जो कि डिफरेंट क्लोन की बनी होती हैं, ठीक है? फर्दरमोर एम्फसाइज इन आवर स्टडी ऑफ बायोकेमिस्ट्री मैनी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स शेयर सिमिलर स्ट्रक्चर। ऑब्वियस सी बात है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल तो सिमिलर स्ट्रक्चर शेयर करेंगे। जैसे जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं उनमें सिंपल मल्टी रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। आपने पढ़ा होगा स्टेरॉइड का जो स्ट्रक्चर होता है या कोलेस्ट्रॉल का होता है, तो 4 फ्यूज्ड रिंग कार्बन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? बट आप उससे केवल कोलेस्ट्रॉल को आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे ना, आप एस्ट्रोजन भी स्टेरॉइड में आता है, प्रोजेस्टेरोन भी आ जाता है, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफ़ाई करोगे? तो उसके लिए हमको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी चाहिए होगी। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ए पॉलीक्लोनल ग्रुप ऑफ एंटीबॉडी टारगेटेड टू अगर आपको एस्ट्रोजन चाहिए, तो वो क्या होगा अनइन्फॉर्मेटिव होगा बिकॉज़ सम ऑफ द एंटीबॉडी वुड बाइंड टू एनी स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है? मोर यूज़फुल मेथड जो होगा वो आपका क्या होगा सिंगल स्पेसिफिक एपिटोप पे जाके बाइंड करे। मान लीजिए स्पेसिफिक एपिटोप का मतलब ये है कि कुछ इसकी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी, समझ रहे हैं? मान लीजिए कि हमको रिकॉग्नाइज़ करना है, तो मान लीजिए कि कोई राम है, तो इनका कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ होगा जिसको रिकॉग्नाइज़ कराना है हमको, ठीक है? ऐसा नहीं कि सभी से हमको उससे मतलब है, ठीक है? तो ये चीज़ बताई गई है। अब ये कैसे हम थोड़ा-सा यहाँ पे जानकारी देखेंगे कि कैसे हम इसको आइसोलेट करते हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ए क्लोन ऑफ सेल दैट प्रोड्यूस अ सिंगल एंटीबॉडी कैन बी मेड आर्टिफिशियल। हम इसको कैसे बनाते हैं? फ्यूज़ करते हैं बाय ए सिंगल बी सेल क्योंकि एंटीबॉडी कौन बनाएगी? बी सेल बनाएगी, तो बी सेल के बिना तो कार्य होना नहीं है, जिसकी हैव ए फाइनाइट लाइफ टाइम एंड मेक अ लॉट ऑफ एंटीबॉडी और इसको चूँकि ये इसकी जो लाइफ टाइम होगी वो कम होगी ना, तो चूंकि हमें क्या करना है उसकी लाइफ टाइम को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं एक ट्यूमर सेल से उसको फ्यूज कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट से जो बनेगा वो हाइब्रिड सेल्स होंगी जिनको हम हाइब्रिडोमा बोलते हैं जो कि स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाती हैं और प्रोलिफरेट करती हैं, ठीक है? तो ये बात आपको यहाँ से क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस यूज़फुल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बाय दिस अप्रोच द हाइब्रिडोमा क्लोन मस्ट बी स्क्रीन्ड टू आइसोलेट दोज़ प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी, ठीक है? मतलब आपको स्क्रीनिंग भी करनी पड़ेगी। न्यू मेथड हैव बीन डेवलप्ड फॉर प्रोड्यूसिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। हम कैसे बनाते हैं? तो हम आरडीटी के मेथड से बनाते हैं। ये मोटी-मोटी इन्फॉर्मेशन है, बाकी इसका डिटेल में आप जाएँगे तो मैं उसका भी लेक्चर आपको क्यूबे से पढ़ाऊँगा कि हम कैसे इसको स्क्रीनिंग करते हैं। इसमें बहुत सारी एंटीबायोटिक्स पड़ती हैं, वहाँ से क्वेश्चन अराइज़ेस होते हैं, तो अभी आपको केवल इम्पोर्टेंट चीज़ को देखना है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है, राइट? तो हमने क्या किया, हमने फ्यूज़ किसको कराया? बी सेल्स को कराया। किससे फ्यूज़ कराया? हमने ट्यूमरस सेल से कराया। क्यों कराया? क्योंकि हमको बी सेल्स की नॉर्मल लाइफ टाइम जो थी वो कम थी, तो हमको एक ट्यूमर सेल से फ्यूज़ कराना पड़ा, सिंपल सी बात है। बनाते कैसे हैं हम? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाते हैं। These approaches do not require the injection of a live animal with antigen फिर हम उसको आइसोलेशन करें, फिर स्क्रीन करें, तो ये सारी चीज़ों से हमारी बचत हो जाती है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के यूज़ क्या होते हैं, ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इम्यूनो एसेस में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है? ये आपको याद रखना होगा द टेक्निक इज़ यूज्ड टू प्रेग्नेंसी टेस्ट टू डिटेक्ट एचसीजी, द हार्मोन मेड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के तौर पे आई है। जब ये आई है तो मैं आपको यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन कन्वे कर देता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो होता क्या है कि आपका जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा से बहुत सारे हार्मोन रिलीज़ होते हैं। जब मैंने एस्ट्रोजन का लेक्चर मैंने अपलोड किया है, सॉरी प्रोजेस्टेरोन का, ठीक है? प्रोजेस्टेरोन का लेक्चर मैंने अपलोड किया है, आप उसको जाके जो इस नए चैनल पे जुड़े हैं, वो उसको ज़रूर देखें जाके। तो मैंने क्या बताया था प्लेसेंटा से 6 हार्मोन रिलीज़ होते हैं, आप इसको देख लीजिएगा जाके, ठीक है? 6 हार्मोन जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, इसमें एक हार्मोन जो होता है वो रिलैक्सिन होता है। जो कि बर्थ के समय काम आता है, मैंने इसका ज़िक्र किया था। लेकिन एक हार्मोन और होता है जो है एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन इसको बोलते हैं। तो होता क्या है कि जब मतलब प्रेग्नेंसी स्टेज आती है, तो क्या होता है प्रेग्नेंसी टेस्ट के लिए एचसीजी यूज़ किया जाता है क्योंकि ये जो होता है ये यूरिन में आने लगता है, ठीक है? तो जो आप किट देखते हैं या आपने कभी ब्रेक देखा होगा टीवी पर, तो वहाँ पे जो किट में इस्तेमाल किया जाता है उसमें एचसीजी को ही डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है? और इसका जो दूसरा नाम एक मैं और लिख देता हूँ, नहीं तो दूसरे नाम से आ गया तो छोड़ के चले आओगे। इसको ग्रेविडेक्स टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है? बाकी आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, एग्ज़ैक्ट आपको स्पेलिंग वगैरह मिल जाएगी।
इस नाम से ये टेस्ट होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कौन से हार्मोन को टेस्ट करते हैं? एचसीजी जो होता है प्लेसेंटा में, तो ये क्या होता है? ये प्रेगनेंसी टेस्ट इसको बोलते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो गई है। ठीक है, इसके बाद इम्यूनोथेरेपी में भी हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूज़ करते हैं, ठीक है? क्योंकि टारगेट करता है स्पेसिफिक कैंसरस सेल्स को, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, हमें सारी सेल्स को नहीं मारना है, वो केवल कैंसरस सेल्स को मारना है। द कपलिंग ऑफ रेडियो एक्टिव लिगैंड या टॉक्सिन को हम उसमें कर देते हैं, तो इस तरीके से हम करते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है हर्सेप्टिन, ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, जो कि बाइंड करती है ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर ऑन द सम ब्रेस्ट कैंसर सेल। तो खैर ये एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं डीबीटी और सीएसआईआर के कि कौन सी मैचिंग में भी ये क्वेश्चन आया। अगर आप 2016 से लेके सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा। हर्सेप्टिन एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, मैचिंग में देते हैं, जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज की जाती है और इसका जो डिफरेंट नेम है वो ट्रैस्टोजोमैब होता है। ठीक है, तो कभी भी एक नॉमेनक्लेचर होता है जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के लिए यूज किया जाता है, उसमें एमएबी आगे लगा दिया जाता है। ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई है। बाकी आप यहाँ पे इस सुंदर सा एक यहाँ पे फिगर बना हुआ है, कैसे हाइब्रिडोमा सेल्स बनाई जाती है। तो कैंसरस की माइलोमा सेल्स होगी, उनको फ्यूज़ करेंगे नॉर्मल बी सेल से, जिससे क्या बनेगी? ये आपकी प्रोड्यूस करेंगी स्पेसिफिक एंटीबॉडी को। तो यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है जहाँ पे ये माइस है, आपको जिसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराना है उसका एंटीजन इसमें इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है? इसके बाद एक माइलोमा सेल कल्चर भी हमारा साइमल्टेनियसली चलता रहेगा, ठीक है? इसमें से हम क्या करेंगे? बी सेल्स को आइसोलेट करेंगे और बी सेल्स आइसोलेट कहाँ से करेंगे? जब भी ऑर्गन की बात आएगी तो हम स्प्लीन बोलेंगे, ये मैंने आपको बताया रखा है, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन है भैया, गलत मत कीजिएगा, ठीक है? माइलोमा सेल्स को लाएँगे, हम इनको फ्यूज़ करा देंगे, फ्यूज़ बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगी, लेकिन ये कल्चर में प्रोलिफरेट नहीं कर पाएँगी। तब हम क्या बनाएँगे? इसका हाइब्रिडोमा बनाएँगे। अब जब ये हाइब्रिडोमा बनेगी तो सिंगल हाइब्रिडोमा सेल्स इज़ आइसोलेटेड एंड ग्रोन इन अ कल्चर एंड एस्टेड इन एंटीबॉडी। एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग हाइब्रिडोमा जो कि आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो ये एक मोटी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको क्लियर हो गया है कि आपको छोटी इन्फॉर्मेशन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप गलत नहीं करोगे। हालाँकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी ये पार्ट कंप्लीट हो गया है, अभी इसका डिटेल जो है वो मैं सेकंड पार्ट में अपडेट करूँगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का। बट यहाँ से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ, एलाइज़ा वगैरह में भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं जो आप याद रखेंगे। इसके बाद हम सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स भी पढ़ेंगे। ठीक है? इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं बाय मेकिंग एंटीबॉडी बी सेल्स आर द मेजर प्लेयर इन द ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। अब हम इसके बाद टी सेल्स को देखेंगे। तो ख़ैर यहाँ तक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है? और अच्छे से इसमें आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है? बाकी कहीं कोई आपको समस्या होती है तो आप वो भी मेरे को बताइएगा, ठीक है? और अच्छे से तैयारी करिए, इसको रिकॉल करिए। बाकी जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।